आप सभी एस्पिरेंट्स, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के, आप सभी का लक्ष्य टू द पॉइंट प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का रिवीजन या क्रैश कोर्स चल रहा था आईएएस 2025, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो फर्स्ट चैप्टर हमने लिया था एनवायरनमेंट, आज उसी के एक सब टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका अगर क्वेश्चन आ जाए तो निश्चित तौर पे आप मार गिराएं। और अक्सर रिवीजन में इस टॉपिक को हम मिस कर जाते हैं या इसकी बारीकियों को ध्यान नहीं रखते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो चलते हैं, हम उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक क्या है? द टॉपिक इज डिकम्पोजर्स, द हीरो ऑफ द एनवायरनमेंट। जी हां, वे अपघटक जो कि पर्यावरण के हीरो हैं, ये नायक हैं। तो इसमें हम टॉपिक क्या कवर करेंगे? इसमें सबसे पहला हम टॉपिक कवर करेंगे कि डिकम्पोजर्स होते क्या हैं, या डिकम्पोज शब्द की उत्पत्ति या ओरिजिन कैसे होती है। दूसरा हम कवर करेंगे टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ डिकम्पोजर्स। जो तीसरा टॉपिक हम कवर करेंगे दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स। जी हां, वही इंपॉर्टेंस जो इनको एनवायरनमेंट का हीरो बनाते हैं। और फिर उसके बाद हम कवर करेंगे 8 से 10 क्वेश्चंस। यदि 8 से 10 क्वेश्चंस आप तैयार कर ले गए या इस पे कॉन्फिडेंस बना करके सॉल्व कर ले गए पूरा लेक्चर सुनने के बाद, तो निश्चित मानिए अगर पेपर में आता है तो आप इसके क्वेश्चंस को मार गिराएंगे। और जानते ही आप मेरे लेवल को कि जब भी मैं पढ़ाता हूं तो बहुत ही बारीकी और एनालिटिकल तरीके से पढ़ाता हूं, ताकि कॉन्सेप्ट में कोई भी अनक्लियरिटी ना रहे और एग्जामिनेशन का क्वेश्चन ना फंसने पाए। तो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। तो सबसे पहली चीज हम ये जानते हैं कि डिकम्पोजर है क्या, और इसकी उत्पत्ति डिकम्पोज शब्द से हुई है। तो डिकम्पोज का क्या अर्थ होता है, तो आपके बीच में बताऊं कि यदि ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक शब्द है कंपोज। कंपोज का अर्थ होता है इकट्ठा करना या आपस में जोड़ करके बड़ा स्वरूप देना। आपने सुना होगा कंपोज अ पोयम, कंपोज अ सॉन्ग। जी हां, उसी प्रकार कंपोज का ठीक उल्टा है डिकम्पोज। डिकम्पोज का अर्थ होता है जब किसी बड़े पदार्थ या सब्सटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है या फिर उनके फंडामेंटल पार्टिकल्स में बदला जाता है, तो उसे डिकम्पोज कहते हैं। यानी कि कंपोज का अर्थ जोड़ना और डिकम्पोज का अर्थ है तोड़ना या सेपरेट कर देना। यहीं से ये वर्ड डिकम्पोजर निकला है। अब मैं अपने डिकम्पोजर पे आ रहा हूं, जिसका कि हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे। ये डिकम्पोजर क्या है? तो डिकम्पोजर्स बायोटिक एनवायरनमेंट के हिस्सा है। जब हमारी आपकी मौत हो जाती है, जब पेड़ पौधे मर जाते हैं, उसके बाद ये डिकम्पोजर्स इन पेड़ पौधों से और हमारी लाशों को सड़ा करके उसके ऑर्गेनिक एलिमेंट्स में तब्दील करते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में तब्दील करते हैं, जैसे कि पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस में। जी हां, ये है डिकम्पोजर्स। खैर, इतने से काफी नहीं होगा। सिंपल भाषा में अगर कहा जाए, ये डिकम्पोजर्स हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में या रिसाइकल करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। कैसे? अगर ये बात नहीं समझ में आई होगी तो आप सिंपल तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहली चीज, डिकम्पोजर्स कितने प्रकार के होते हैं इसको जान लें हम, तब हम धीरे धीरे इनके सारी हरकतों को समझेंगे और इनका इंपॉर्टेंस समझेंगे। तो डिकम्पोजर्स का क्लासिफिकेशन 2 भागों में हम कर सकते हैं। सबसे पहले है माइक्रोस्कोपिक डिकम्पोजर्स, जो कि हमें नेक्ड आइज से नहीं दिखाई देते हैं, बड़े ही छोटे और सूक्ष्म होते हैं, इनके लिए माइक्रोस्कोप का सहारा लेना होता है। दूसरे होते हैं विजिबल डिकम्पोजर्स, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का सहारा नहीं लेना पड़ता, बल्कि हम अपने नेक्ड आइज से देख सकते हैं। तो अब यहां से आपका लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक डिकम्पोजर्स के बारे में। तो इसमें 2 हैं, एक है आपका बैक्टीरिया और दूसरा है प्रोटोजोआ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं सारे पॉइंट्स रख रहा हूं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं रख रहा हूं। तो अब हम देखते हैं बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया सबसे प्रमुख या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर है। यह क्या करता है? जब पेड़ पौधों की मौत हो जाती है या हमारी मौत हो जाती है, तो जो हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं बॉडी के, उनको डीके करता है और इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बदलता है। जैसा कि मैंने अभी पहले बोला है, पोटेशियम, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। अगर ये चीज ऐसा ना करे तो क्या होगा? ऐसा बस ना करे तो एक प्रभाव दिखाई देता है एनवायरनमेंट पे कि बायोलॉजिकल कचड़े इकट्ठा हो जाएंगे। तो बायोलॉजिकल कचड़ों की यह सफाई कर रहा है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आप समझ गए माइक्रोस्कोपिक में, डिकम्पोजर में। अब उसके बाद है दूसरा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या करता है? जो मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया हैं या फंगी हैं, या इनको खा करके पर्यावरण की सफाई करता है या रिसाइकल करता है एनवायरनमेंट को इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बदलकर। अब आपने एक समझ लिया, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। अब उसके बाद हम आते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन पे, यानी कि जो कि विजिबल
या नेक्ड आइज से देखे जाने वाले डिकम्पोजर्स हैं। तो जब हम इनकी बात करते हैं तो इनका फिर दो क्लासिफिकेशन हो गया। एक है आपका फंगी, आप यहां बोर्ड पे देखते रहे, मुझे नहीं। और दूसरा हो गया इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स। जी हां, डेट्रेटिवोरस भी इन्हें कहा जाता है। तो अब फंगिस का क्या काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भूलना नहीं है आपको। तो फंगी का क्या काम है कि जब पेड़ पौधों में सड़न होती है, पेड़ पौधों में गलन होती है, तो ये उनकी लकड़ियों को और पत्तियों को खाते हैं या फिर उनको विघटित या डिकम्पोज करते हैं। उनको डिकम्पोज कैसे करते हैं कि उनके सड़ने गड़ने के पश्चात ये उसमें से जो इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, नाइट्रोजन फास्फोरस वगैरह, उसको ले जाकर जमीन में बदलते हैं, जमीन में मिला देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे कि मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वह बढ़ जाती है। तो फंगी के बाद अगले आते हैं इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स। जी हाँ, ये वही है जो नेक्ड आइज से दिखाई देते हैं। इसमें क्या है आपके, तो सबसे पहला आपने नाम तो सुना होगा अर्थवर्म का। जी हाँ, केचुआ। दूसरा नाम आपने सुना होगा टर्माइट्स का। जी हाँ, जो कि दीमक हमारे दरवाजों में लगते हैं। तो ये केचुआ आपको गांव में बरसातों में दिख जाएंगे, और दीमक हमारे शहरों की मकानों की दीवारों में या जहां दरवाजे का आधार होता है वहां पर दिखाई देंगे, दरवाजे और अलमारियों को खाते हुए। तो ये क्या करते हैं, इनका काम है कि जो लकड़ियां हैं उनको डीके करना और उनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बदलना। तो ध्यान रखेंगे, जो डेट्रेटिवोरस हैं ये जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों को विघटित करते हैं, यानी डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में और मिट्टी में मिला देते हैं। तो इस प्रकार आपने बेसिक रूप में जाना कि कैसे हमको पर्यावरण की सफाई में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं ना। अब देखें, यानी कि आप समझ गए होंगे कि लाशें सड़ती हैं तो सड़ने के बाद उनका सफाया कैसे हो जाता है। तो ये यही कार्य करते हैं। आपने एक सुना तो होगा ही कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही इसका अंत हो सकता है। तो जो यह ऊर्जा एनर्जी हमारा ये इतना सारा है, तो फिर क्या होगा, डीके होने के बाद नए फॉर्म में बदल जाएगा, और उस नए फॉर्म में बदलने का काम ये डिकम्पोजर्स करते हैं। समझ गए होंगे यहां पर इस टॉपिक को। अब मैं आता हूं इस बात को प्रमाणित करने, हाउ दीज डिकम्पोजर्स आर द हीरोज ऑफ एनवायरनमेंट। यह पर्यावरण के हीरो कैसे हैं। तो सबसे पहली चीज, इनका पर्यावरण में महत्व क्या है, यही साबित करता है कि ये पर्यावरण के हीरो हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इनका क्या है जो इनको हीरो बता रहा है, कि ये जो एलिमेंट्स हैं या यूं कहा जाए जो डिकम्पोजर्स हैं, ये सबसे पहली चीज पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं, जो कि मैंने अभी कवर किया। कैसे पोषण तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं, रिसाइकल कैसे करते हैं न्यूट्रिएंट्स का। तो मैंने बताया ना कि मृतक जीवों को ये डिकम्पोज कर करके इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बदलते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस वगैरह। उसके बाद इनको मिट्टी में मिला देते हैं, तो रिसाइकल हो गया वहां पे। अब मिट्टी से फिर ही पौधों के में वह पोषण के रूप में उभर के सामने आ जाते हैं। मान लीजिए हम कोई फसल बो रहे हैं तो फसल में वही नाइट्रोजन फास्फोरस फिर से आ रहा है, और फिर हम उसको भोजन कर रहे हैं, और फिर हमारे शरीर का विकास हो रहा है, फिर हमारी मौत हो जा रही है, फिर यहां से नाइट्रोजन फास्फोरस फिर से मिट्टी में मिले, ये रिसाइकल कर रहे हैं, ये प्रक्रिया चलती रहती है। नेक्स्ट, दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है इनका जो इनको हीरो साबित करता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। जी हां, ये क्या करते हैं कि जैविक कचरों को प्रबंधित करते हैं, इसलिए इन्हें पर्यावरण के सफाई कर्मचारी के रूप में जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरओ एआरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। पर्यावरण के सफाई कर्मचारी किसको कहते हैं, तो डिकम्पोजर्स को कहते हैं, वरना जैविक पदार्थ कचरे इतने सारे भर जाएंगे कि पूरे पर्यावरण में केवल बदबू ही बदबू आएगी। तो इस प्रकार इन्वायरमेंट को ये क्लीन रखते हैं। नेक्स्ट, अब इसका बाद अगला काम क्या है, कार्बन चक्र में सुधार, यानी कि यूं कहा जाए कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफॉर्मिंग द कार्बन साइकिल। जैसे कि जब ये अपघटन का कार्य कर रहे होते हैं या डिकम्पोज का कार्य कर रहे होते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो या प्रोटोजोआ हो या फंगी हो, उस दौरान ये कार्बन को रिलीज करते हैं, और जो ये कार्बन रिलीज करते हैं उस कार्बन से पेड़ पौधे लाभान्वित होते हैं। आपने सुना होगा कि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। तो देखिए, जो ये कार्बन छोड़ते हैं पेड़ पौधे, उससे अपनी वृद्धि कर रहे होते हैं। ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में सीधे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द फंक्शंस ऑफ द डिकम्पोजर्स। तो ये 4-5 पॉइंट जो हेडिंग्स हैं उनको भी तैयार कर लीजिए आप, और इसके अंदर की बातों को भी। नेक्स्ट, अगला काम क्या करते हैं, अगला काम है इनका मृदा संरचना में सुधार, यानी कि सॉइल स्ट्रक्चर में ये रिफॉर्मेशन करते हैं। कैसे, हाउ, तो ध्यान रखिएगा, ये मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़ते हैं या बांधने का कार्य करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप
क्या दिखाई देता है? मिट्टी की जो रेन वाटर है या कोई वाटर है, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और इसकी फर्टिलिटी में वृद्धि होती है। तो ध्यान रखिएगा। तो यह हो गया इनका रोल। फिर और क्या रोल प्ले करते हैं? पृथ्वी की जैव विविधता को यानी कि बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि ये सारे 5-6 पॉइंट्स हैं जो इसके फंक्शंस में आते हैं। नाउ तो फाइनल अगर हम बात कहें तो अगर आप देखेंगे एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे खेतों में गांव वगैरह में चले जाइएगा तो यूरिया के अलावा, केमिकल फर्टिलाइजर्स के अलावा, जो हमारे बाप दादा हैं या पापा हैं, ये लोग क्या करते हैं? गोबरही खाद फेंकते हैं। गोबरही खाद में क्या होता है? जो फंगी होता है वो गोबर के जो भी बायोटिक जो सब्सटेंसेस हैं उसको डीके करता है नाइट्रोजन फास्फोरस में, और इसके परिणाम स्वरूप हमारे खेतों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, क्योंकि जब उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं तो निश्चित तौर पे वह फसलों को ज्यादा पोषण प्रदान करेगा। इसीलिए लेगुमिनियस फसलें भी बोई जाती हैं, अरहर वगैरह, जिससे कि नाइट्रोजन की मात्रा खेतों में बढ़ सके। सड़े गए कचड़ों को डाला जाता है। आप किसान के अगर लड़के हैं तो इस चीज को बारीकी से समझ रहे होंगे। और हाल के वर्षों में अगर देखिए कि जब से गोबरही खाद का इस्तेमाल करना कम हो गया है, खेतों की उत्पादकता गिरती चली जा रही है। जितना ही ज्यादा हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना ही हमारे खेतों की क्षमता कम हो रही है। और पूर्वांचल और बिहार के तो ये हालात हैं, धीरे धीरे अरहर की फसलें ही उगना बंद हो गई हैं। तो आप भी अपने खेतों में गोबरही खाद का इस्तेमाल करिए। देखिए, वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, लेकिन फिर भी इसके डिकम्पोजर्स के वैल्यूज को कितना बारीकी से जानते थे हमारे पूर्वज, कि कोई भी गोबर वगैरह सीधे खेत में ले जाकर के फेंका करते थे ना। वो आप समझ गए होंगे कि उत्पादन, खेतों का उत्पादन भी बढ़ाते हैं, उससे खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ेगा तो हमारे सर्वाइवल को मदद मिलेगी। पर्यावरण की सफाई करते हैं, कार्बन चक्र को सुधार करते हैं यानी रिफॉर्म करते हैं कार्बन साइकिल को। इतने सारे इसके कंट्रीब्यूशंस हैं, इसलिए इनको कहा गया है कि दे आर द हीरोज ऑफ इन्वायरमेंट। अगर ये ना हो तो क्या हो जाएगा? पूरा पर्यावरण दूषित हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। उसके अलावा फसलों की उत्पादकता गिरेगी और जैव विविधता में कमी आ जाएगी। आपने सुना होगा गिद्ध या वल्चर नामक पक्षी को, जब से केमिकल फर्टिलाइजर्स और डीडीटी वगैरह का प्रभाव पड़ने लगा है खेतों पर, धीरे धीरे कई पशु पक्षी विलुप्त होते चले गए। उनमें से गिद्ध भी एक महत्वपूर्ण था। तो अब आप समझ गए होंगे, यही कारण है कि श्रीलंका की सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया कि वह अपने देश में खेतों को केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्त कराएगी और जैविक खेती की ओर आगे बढ़ेगी। अगर हमें दुनिया को बचाना है तो इन डिकम्पोजर्स के इंपॉर्टेंस को समझना होगा और अपने खेतों में ऐसे खादों को इस्तेमाल करना होगा जो कि जैविक हो, जिससे कि ये जो माइक्रोस्कोपिक डिकम्पोजर्स हैं, चाहे बैक्टीरिया हो या प्रोटोजोआ, वे क्या कर पाए? फसलों जो अपना कार्य है उसको कर सकें, निष्पादित कर पाए या डिकम्पोज कर पाए, और फिर उससे अबायोटिक या यूं कहा जाए, सिंपल भाषा में कहा जाए, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बदल पाए, नाइट्रोजन और फास्फोरस में। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपकी 10 क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस तैयार हो गए तो एग्जाम में आपके सारे क्वेश्चंस मार गिराएंगे। तो नाउ तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। Which of the following is not considered a decomposer? A. Bacteria, B. Fungi, C. Protozoa, D. Grass। ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन डिकम्पोजर नहीं है? बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ या घास। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहा है, हिंदी वाले बोर्ड पे देखते रहेंगे अपने क्वेश्चंस को। What role do decomposers play in the carbon cycle? A. They produce carbon dioxide, they consume carbon dioxide, they release oxygen, they convert carbon to nitrogen। नाउ अब हम पहुंच रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है आपका, which of the following is a primary function of decomposers? A. photosynthesis, B. nutrient recycling, C. nitrogen fixation, D. water absorption। आंसर आप दे दीजिएगा, हिंदी वाले समझ लीजिए। निम्नलिखित में से डिकम्पोजर्स का प्राथमिक कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण, पोषण तत्वों का पुनर्चक्रण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जल अवशोषण। सिंपल वाले क्वेश्चन है, अभी टफ की तरफ हम बढ़ते चल रहे हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है फोर्थ, हाउ डू डिकम्पोजर्स कंट्रीब्यूट टू सॉइल फर्टिलिटी? डिकम्पोजर्स मिट्टी की उर्वरकता को में कैसे योगदान करते हैं? ऑप्शन ए, by adding pollutants to the soil, option B, by converting dead organic matters into simple substances, next by increasing the nutrients from the soil, D, by absorbing waters and minerals। हम पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following are considered decomposers in the ecosystem? A, earthworm, B, tree, C, birds, D, fish। आंसर आपको मिल गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। What is the impact of the DDT on decomposers? It enhances their activity, it has no impact on them,
It is the most toxic element affecting their activity. It increases their reproduction rate. Question number 7. Which type of decomposer is responsible for decomposing dead plants and leaves? A. Bacteria, B. Fungi, C. Protozoa, D. Fish. आपको ऑप्शन पता होगा कि पेड़ पौधों के डीके की जिम्मेदारी किसके पास होती है, अभी मैंने पढ़ाया है जस्ट पीछे। अब उसके बाद आ रहा है टफेस्ट क्वेश्चंस इसके, जो कि यूपीएससी या आईएएस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। बिल्कुल लेवल के क्वेश्चंस हैं ये दो। क्वेश्चन है आपका, consider the interdependence within our ecosystem. Which of the following would be the most direct consequence of a significant decrease in decomposer population on the detritus food chain? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहां देखते रहें। ऑप्शन ए, इंक्रीज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ड्यू टू मोर अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन बी, accumulation of organic waste leading to soil degradation and reduced plant growth. Option C, enhanced herbivorous populations due to a lack of predation. Option D, stabilization of carnivore populations due to the balanced nutrient cycles. कैसा है क्वेश्चन का लेवल? हिंदी वाले इसको सुन लें। एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर परस्पर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक आबादी में महत्वपूर्ण कमी का अपघटन खाद्य श्रृंखला पर सबसे प्रत्यक्ष परिणाम होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आंसर आपके रिलीज किए जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपीएससी पर्पस, अगला है आपका क्वेश्चन यूपीएससी पर्पस के हिसाब से। नाउ समझ गए होंगे कंसिडरिंग, ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है, पर्याप्त है, सफिशिएंट है। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा और इसके आंसर्स हम रिलीज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ प्रीवियस लेक्चर, जो पिछला लेक्चर हुआ है, उसके आंसर को हम देख लेते हैं। जो पिछला हुआ था उसके आंसर को, तो इसका आंसर क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि which concept in human and environment relationship considered humans are mere elements controlled by the nature? ऑप्शन है डिटर्मिनिज्म। फिर उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, यानी ऑप्शन सी था पहले का, दूसरे का ऑप्शन डी डिडिटी। तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर था वो है नॉर्मेटिव अप्रोच, यानी कि बी। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन का जो ऑप्शन है पिछले लेक्चर का, वह है ऑप्शन बी, ह्यूमंस कैन चेंज द एनवायरनमेंट टू बी टॉलरेबल स्टेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लड़के यहां पहला लेक्चर देख रहे हो पिछला लेक्चर देख लेंगे, सिविल आपका रुकेगा नहीं, विश्वास मानिए। फिर अगला क्वेश्चन है विच अप्रोच कंसीडर्ड द ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशंस, यानी क्वेश्चन 5 जो हमने पिछले में लिया था, उसका आंसर है इकोलॉजिकल अप्रोच। और इस प्रकार पांचों क्वेश्चंस के आंसर रख दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।